हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम शुरू करने लगे हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर्स। बट बेटा, रियल नंबर्स को समझने से पहले और भी बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए, तभी हम डिफाइन कर पाएंगे कि एक्चुअली में रियल नंबर्स क्या है। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं हमारी बेसिक सी चीज नंबर लाइन के ऊपर। 1 2 3 4 5 and 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो बेटा ये है हमारी नंबर लाइन। ठीक, इसके सेंटर में होता है जीरो। राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स। ठीक, जीरो ना तो हमारा पॉजिटिव नंबर होता है ना ही नेगेटिव नंबर होता है। इस साइड के सारे पॉजिटिव और इस साइड के सब नेगेटिव, तो इट मीन जीरो जो है हमारा न्यूट्रल रहता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। इसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। ठीक, अब सबसे पहले समझते हैं हम नेचुरल नंबर्स को। जो भी नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 ऑनवर्ड सारे नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 1 से जो शुरू होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। क्या 6 एक रेशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल है। 8 है? हाँ है। 100 है? हाँ है। 1001 है? हाँ बिल्कुल है। तो जितने भी नंबर जो कि 1 से ऑनवर्ड्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। जो भी नंबर अब हमारे 0 से शुरू होते हैं, 0 ऑनवर्ड्स, 0 1 2 3 4 यानी 0 से शुरू होते हैं, उन्हें हम कहते हैं होल नंबर्स। इतना क्लियर? अब आगे, जब हम सबको एक साथ ले लेते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, 0 एंड नेगेटिव नंबर, सबको साथ में, सारे क्लियर, सब एक साथ में, तो उन्हें हम कहते हैं इंटीजर्स। यानी इंटीजर्स में सारे आ जाते हैं, ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव एंड 0। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं हम रैशनल नंबर्स की। जो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि हमेशा p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं। हमेशा पहली कंडीशन p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं। दूसरी कंडीशन की ये होती है कि इसका q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल 1/2, ये एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये p अपॉन क्यू फॉर्म में है, जिसका q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्या 2 एक रैशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल है। क्यों सर? अभी तो आपने कहा कि p बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए, तो अब ये तो p बाई क्यू फॉर्म में नहीं है, ये तो खाली ऊपर ऊपर का न्यूमरेटर है, इसका डिनोमिनेटर तो है ही नहीं। तो अब बेटा, जब किसी के नीचे डिनोमिनेटर हमें नहीं दिखता तो हम मानते हैं कि उसके नीचे 1 होता है, तो इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। अच्छा, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? हाँ है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर किसी के नीचे नंबर नहीं है तो हम 1 मानते हैं। अगला, क्या 1 अपॉन में 0 रैशनल नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी सेकंड कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, जिसमें वो कहता है कि q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बट इस नंबर में ये 0 है, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, जबकि बाकी सब हो जाएंगे। इतना क्लियर है सबको? चलो अब आगे चलते हैं। तो बेटा, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स। इन सबको बेटा जब हम एक साथ पढ़ते हैं कलेक्टिवली, तो इन सब को एक साथ हम बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक, तो यहां तक तो बात हुई बेटा रियल नंबर्स की। अब इससे पहले हम आगे बढ़े और क्वेश्चंस लगाएं, उससे पहले दो चीजें आनी हमको बहुत जरूरी है, वो है एलसीएम और एचसीएफ। जिसको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता तो एक बार उससे गो थ्रू करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल दो नंबर है 2 and 12। 2 थोड़ा सा छोटा नंबर हो जाएगा, हम लेते हैं 12 and 24। इसका हमें पहली चीज एलसीएम निकालना है, दूसरा एचसीएफ निकालना है। ये दोनों चीज सीखनी है। तो सबसे पहला पार्ट हम इसका एलसीएम सीखते हैं। इस तरीके से एक डायग्राम बनाइए और उसमें लिखिए 12 और 24। ठीक, ये दोनों ही 2 के मल्टीपल्स हैं, इनको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अब ये आगे 2 से नहीं, अब 3 से जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अभी फिर से 2 आ गया तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो यहां से अब अगर मेरे को इनका एलसीएम कैलकुलेट करना हो तो जो ये वाले नंबर्स हैं इनको हम बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर्स। ठीक, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवा दीजिए। एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक, तो ये बन जाएगा 1 2 3 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 मल्टीप्लाई 3, 8 3 जा 24 इज द आंसर। ठीक, तो हमारा 24 हो जाएगा एलसीएम ऑफ 12 एंड 24। अब मुझे निकालना है एचसीएफ, सेकंड पार्ट। ठीक, अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ निकालने से पहले क्या है, अब हमें हर एक नंबर को अलग अलग तरीके से फैक्टराइज करना पड़ेगा। सबसे पहले लेते हैं 12 को। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक, अगला नंबर करते हैं 24। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 24 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक, अब इन दोनों के अंदर कॉमन नंबर कौन कौन से हैं उनको देखते हैं जरा। फॉर एग्जांपल एक ये 2 निकला, एक ये 2 निकला, एक 3 कॉमन है, सिर्फ बाकी दूसरा 2 इसमें नहीं है तो वो अकेला रह जाएगा। बाकी क्या क्या बचा? 2 कॉमन आ गया और एक 3 कॉमन आ गया। तो इसको लिखते हैं कुछ इस तरीके से 2 एक के लिए मल्टीप्लाई दूसरा 2 मल्टीप्लाई 3। तो HCF ऑफ 12 and 24 is equals to 2 multiply 2 multiply 3 is equals to 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 is the answer। तो HCF हो जाएगा 12। तो बच्चों ये हमारा तरीका HCF और LCM निकालने का। आप इसको वीडियो पॉज करके कॉपी भी कर सकते हो। ठीक, हम अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब हम शुरू करते हैं हमारे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक, तो एक्सरसाइज 1.1 जो है इस चैप्टर की वो आउट ऑफ सिलेबस है, वो इस साल सिलेबस के अंदर नहीं है। तो हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2 से। ठीक, तो जो पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। फर्स्ट क्वेश्चन 140 कह रहा है ये एक नंबर है, इसको एक्सप्रेस करो इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। कुछ नहीं करना, सिंपल सा इसको फैक्टराइज कर देना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। वही सेम जो अभी हमने सीखा 140 यहां रखना। 2 से करते हैं सबसे पहले। 2 7 जा 14, 2 0 0, 2 35 जा। अभी 2 से नहीं जाएगा तो अभी जाएगा 5 से। 5 7 जा 35, 7 जा 7 और ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। तो मैं लिख सकता हूं कि 140 इज इक्वल टू ये सारे मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये हो जाता है मेरा पहले पार्ट का आंसर। ठीक, तीसरा पार्ट भी कुछ इसी तरीके से है। अगला पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। 5005 इसको सॉल्व करते हैं। ये जाएगा 5 से, ये 2 से नहीं जाएगा।
5 1 5 5 0 0 5 0 0 5 1 5। अब ये एक यूनिक नंबर है, ठीक, ये ना तो 5 से जाएगा ना 2 से, तो इसको हम 7 से लेके जाते हैं। 7 1 7, क्या बचा 3, 7 4 28 बचा 2, 7 3 21। अब ये आ गया है हमारे पास 143। क्या 143 7 से डिविजिबल होगा? नहीं, ये नहीं होगा। क्या 3 से डिविजिबल होगा? नहीं, ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो अब क्या करें? ठीक, तो अब इसको आगे करने के लिए हमें डायरेक्टली 143 से ही इसको करना पड़ेगा। ठीक, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि 5005 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 143। ठीक, तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। कह रहा है हमको कुछ पेयर्स दे रखे हैं, उसका हमें पहले एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। उसके बाद वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसके बाद कह रहा है कि वेरीफाई करो कि अगर हम दोनों नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं और उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो इक्वल होगा किसके? उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के। तो इस चीज को हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला काम हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो इसका पहला पार्ट करते हैं, वो है 26 एंड 91। 26 एंड 91। तो गाइस जहां तक मैं देख पा रहा हूं ये जो है हमारे दोनों है 13 के मल्टीपल्स हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम 26 एंड 91, 13 से करते हैं। 13 2 जा 13 7 जा, अब जाएगा 2 1 जा 2, 7 से करते हैं 7 1 जा 7। तो एलसीएम हो जाता है, एलसीएम इज 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 7 2 जा 14 मल्टीप्लाई करते हैं 182। तो एलसीएम आता है 182। ठीक, अब निकालते हैं इसका एचसीएफ। सबसे पहले 26 को करते हैं, 13 2 जा 26, 2 1 जा 2। ठीक, उसके बाद 91 को करते हैं, 13 7 जा 91, 7 1 जा 7। ठीक, 26 को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 13 मल्टीप्लाई 2, 91 को मैं लिख सकता हूँ 13 मल्टीप्लाई 7। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 13। तो HCF इज इक्वल टू 13। अब मेरे पास LCM भी है और HCF भी है। ठीक, तो इससे अब हमें अगला काम क्या करना है? उसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ठीक, रिलेशनशिप यानी HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। यहाँ A एंड B क्या है? हमारे वो दो नंबर्स, कौन से? 26 एंड 91। ठीक, अब इसका करते हैं। इसका एलसीएम हमने क्या निकाला था? 182 और एचसीएफ 13। ठीक, तो सबसे पहले लेते हैं बाय टेकिंग RHS, सॉरी LHS लेते हैं। ठीक, क्या है? HCF मल्टीप्लाई LCM करवाते हैं। HCF यानी 13, LCM यानी 182, मल्टीप्लाई करते हैं 182 को 13 से,
3 2 6, 8 3 24, 3 1 3, 5 multiply 1 82 6 6 13। तो ये हो जाता है 2366। ठीक, अब अगला है a मल्टीप्लाई b। तो उसके लिए हमने क्या करना है, बाय टेकिंग RHS। क्या है, a मल्टीप्लाई b, यानी 26 मल्टीप्लाई 91। दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्या आता है हमारा आंसर 6 9 54, 9 2 18, 18 and 5 23, 6 4 and 2 6 3 2। तो ये भी मेरा आ गया 2366। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि मेरा LHS भी और RHS भी दोनों ही सेम आ रहे हैं। 2366 इज इक्वल टू 2366, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, यानी दोनों ही इक्वल आ गए हैं। तो मेरा रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई हो चुका है। तो मैं यहां से लिखता हूं हेंस वेरीफाइड। अब आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक, आई होप सो आपको समझ में आ गया हो। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें कुछ नंबर दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट 12 15 एंड 21। ये हमें 3 नंबर्स दे रखे हैं। कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। इन सबका जो है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करिए, किससे, बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। 12 15 and 20। तो हमें पता है कि जो पहला नंबर है वो 12 है, 2 से डिविजिबल हो सकता है तो 2 से करते हैं, 2 6 12। बाकी 2 से नहीं हो सकते तो उनको एज इट इज लिख देते हैं। फिर से 2 से जाएगा, 2 3 6 15 and 21। अब ये 3 से डिविजिबल है, 3 से करते हैं, 3 1 3, 3 5 15, 3 7 20। अब 5 से, 5 1 5, 7 से करते हैं, 7 1 7। ठीक, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60 and 60 मल्टीप्लाई 7 420। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। अब हमें फाइंड करना है इसका सेकंड एचसीएफ। तो एचसीएफ अगर फाइंड करना है तो एक एक करके करेंगे। सबसे पहले 12 का करते हैं, फैक्टराइज करते हैं 12 को। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ये हो गया पहला। सेकंड 15 को करते हैं इसी तरीके से फैक्टराइज, 5 से, 5 3 15, 3 1 3। तो 15 को मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई 3। अगला है मेरे पास 21 को करते हैं, 7 से करते हैं, 7 3 21, 3 1 3। ठीक, तो ये हो जाता है 7 मल्टीप्लाई 3। अब हमारे पास पहले क्या था कि 2 नंबर थे, हम 2 नंबर में से कॉमन फाइंड कर रहे थे। अब हमारे पास 3 नंबर हैं, 12 15 एंड 21। तीनों को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकालने। अब तीनों के अंदर कौन सा नंबर कॉमन है वो हमें निकालना है। यहाँ पर तीनों के फैक्टर में जो कॉमन नंबर बैठता है वो है 3। तो एचसीएफ हो जाएगा 3। ठीक, तो ये आ गया हमारा एलसीएम और ये आ गया हमारा एचसीएफ।
ठीक, दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 3, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट HCF 306 657 is equals to 9. Find LCM इसका 306 and 657। हमें LCF गिवन है, LCM हमें इन दोनों का निकालना है। ठीक, अब जैसे कि हमको थ्योरम पता है कि अगर कोई भी दो नंबर हमारे पास है, उनका अगर HCF और LCM मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल होगा? उन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यानी HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। इस केस में हमारा A है 306 और B है 657। ठीक, साथ में मुझे क्या गिवन है? HCF जो कि कितना है? 9। LCM मुझे निकालना है। तो अगर पहली प्रॉपर्टी के हिसाब से ही चले, जो कि अभी पहली रखी ऊपर, अगर इसके हिसाब से ही चले तो HCF क्या हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A क्या है? 306 मल्टीप्लाई B क्या है हमारा? 657। ठीक, तो यहाँ से LCM हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657। ये इसके साथ अभी मल्टीप्लाई में, अगर इसको वहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये आ जाएगा डिवाइड में। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 से कट करते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 0 0, 3 2 जा 6। ठीक, फिर से 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, बचा 1, 3 4 जा 12। तो LCM इज इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई बाय 657। मल्टीप्लाई करवाते हैं, 657 मल्टीप्लाई बाय 34, 7 4 जा 28, 5 4 जा 20 and 2 22, 6 4 जा 24, 25 26, 7 3 जा 21, 5 3 15, 16 and 17, 6 3 जा 18, 18 and 1 19, 8 2 plus 1 3, 6 plus 7 13, 12। तो ये आ जाता है मेरा आंसर 22,338। तो LCM हो गया 22,338। ठीक, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अब अगले करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब अगर कोई मेरे पास नंबर है जिसका बेस 6 है, उसकी पावर n है। ठीक, n मुझे नहीं पता क्या है, बस ये बता रखा है कि n एक एनी नेचुरल नंबर है। तो कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n, अगर ये मेरे पास एक नंबर है 6 जिसकी पावर n है, अगर मैं उसको यूजुअली सॉल्व करता हूँ, ठीक है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में लेकर आता हूँ, तो क्या कोई भी नंबर, अगर मैं n कोई भी नेचुरल नंबर है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, तो क्या n की किसी भी वैल्यू के ऊपर इसका आंसर एक ऐसा नंबर हो सकता है जिसका यूनिट डिजिट 0 हो? ये हमें पता लगाना है। ठीक है, अब अगर किसी भी डिजिट का कोई नंबर है तो उसका अगर यूनिट डिजिट 0 हो तो वो कब हो सकता है? वो तभी हो सकता है अगर उसका एक फैक्टर 5 हो। तो हम ऐसा मान लेते हैं, लेट
6 raised to power n has a factor 5, इसका एक फैक्टर 5 भी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि फैक्टर 5 का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अभी हम कर रहे थे, हम फैक्टराइज कर रहे थे कि मतलब 2 का पावर 2 6 2 3 या 6 3 मतलब तो बस क्या क्या फैक्टर है 2 2 3। तो क्या है फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये भी एक नंबर है तो इसके फैक्टर्स को हमने क्या इनके इसके भी 3 4 फैक्टर्स होंगे, तो इसके फैक्टर में से हमने एक फैक्टर मान लिया है 5। ठीक, अब एक काम करते हैं जरा 6 को फैक्टराइज करते हैं, 6 के एक बार फैक्टर्स निकालते हैं, 2 3 या 6 3 1 जा 3। तो यहाँ से 6 के फैक्टर्स क्या क्या हुए 2 and 3। ठीक, तो मैं लिख सकता हूँ फैक्टर्स ऑफ नंबर 6 are 2 and 3। ठीक, it means 6 raised to power n doesn't have factor 5. So if any number have to end with 0, it should have a factor 5. But here number 6 doesn't have. Therefore we conclude that 6 raised to power n never end with digit 0। तो भाई क्या मतलब हुआ इसका कि अगर कोई भी नंबर है अगर उसको एंड विद डिजिट 0 करना है, फॉर एग्जांपल अगर किसी भी नंबर की पावर कुछ भी n नंबर हो जाती है जिसमें n एक नेचुरल नंबर है, ठीक, तो उसका जो बेस है उसका जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं उसमें एक फैक्टर एटलीस्ट 5 जरूर होना चाहिए। तो क्योंकि अगर हम अपना 5 का टेबल देखें तो उसमें कैसे होता है 5 होता है 5 2 10 5 15 then 20 then 25 then 30। तो 5 का टेबल ही एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर ऐसे नंबर्स सारे ऐसे नंबर्स आ जाते हैं जिसके एंड में या फिर यूनिट डिजिट उसका 0 जरूर होता है। यानी कोई भी नंबर अगर जिसका यूनिट डिजिट 0 लेकर आना है तो उसका प्राइम फैक्टर तो इसलिए क्या है कि अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 6 की पावर को 2 लेता हूँ तो ये हो जाता है 6 × 6 यानी 36। तो इसी तरीके से सॉल्व करने के बाद क्या कोई नंबर ऐसा आ सकता है जिसका यूनिट डिजिट जो हो, यूनिट डिजिट यानी ये वो 0 हो, ठीक है। तो अगर ऐसा हो तो इसका जो बेस है यानी कि जो बेस 6 है इसका प्राइम फैक्टर 5 जरूर होना चाहिए, ठीक। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया इसका फैक्टर्स निकाले तो फैक्टर्स है 2 and 3, एक भी फैक्टर 5 नहीं आया, ठीक। तो वही है इट मींस 6 raised to power n doesn't have factor 5 नहीं है। सो इफ एनी नंबर हैव टू एंड विद 0, तो अगर किसी भी नंबर को 0 से एंड होना है इट शुड हैव अ फैक्टर 5, तो उसके पास एक फैक्टर 5 होना चाहिए। बट यहाँ पर हियर नंबर 6 doesn't have factor 5, therefore we conclude that 6 raised to power n never end with digit 0। तो यहाँ पर जो है 6 की पावर n के पास एक भी फैक्टर 5 नहीं है, तो इसलिए इसका कोई भी नंबर जो है वो एंड में 0 नहीं हो सकता। तो यही होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, आप इसको लिख सकते हैं। आगे चलते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन व्हाई
7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। मुझे ये पता लगाना है कि ये दोनों नंबर को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो उनके कुछ आंसर्स आएंगे कि उन दोनों नंबर्स को कॉम्पोजिट नंबर है, वो है तो क्यों है ये मुझे बताना है। तो सबसे पहला नंबर लेते हैं, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, दोनों के अंदर 13 कॉमन है, 13 को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 11 पहला ये प्लस 1 सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 77 प्लस 1 13 मल्टीप्लाई बाय 78। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। 78 को 13 से 8 3 24 7 3 21 22 1 23 78 4 and 1 तो ये आया 1014। ठीक, अब इसको देखते हैं, दोनों एक टर्म ये है एक टर्म ये है, दोनों के अंदर 5 है, 5 को कॉमन लेते हैं फिर से। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ओके, इसमें से हमने 5 कॉमन लिया इसलिए 5 नहीं लिखा, प्लस यहाँ से भी ले लिया तो 1 ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक इस तरह से सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2 2 3 जा 6 6 4 जा 24। ठीक, तो ये आया मेरे पास 24 मल्टीप्लाई 7 6 जा 42 प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 42 मल्टीप्लाई 24 4 2 जा 8 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 4 2 जा 8 6 प्लस 4 10 5 ये आ गया 1008 प्लस 1 5 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई करवाते हैं 1009 को 5 से 5 9 जा 45 5 0 ये आया 4 1 0 5 तो ये आ गया 505। ठीक, तो इसको फाइनली सॉल्व करने के बाद ये दोनों नंबर मेरे पास आ जाते हैं। क्या ये दोनों नंबर कॉम्पोजिट नंबर है? ऑफ कोर्स, बिल्कुल ये दोनों नंबर कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक, अब आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और हम चलते हैं अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड बना हुआ है, उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ यानी ऐसे राउंड एक सर्कुलर पाथ। ठीक, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। कह रहा है एक सोनिया, एक लड़की है जिसका नाम सोनिया है। ठीक है, अगर वो इसके अराउंड ड्राइव करती है, ठीक, तो उसको 18 मिनट लगते हैं एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में, 18 मिनट्स। ठीक, while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और वहीं एक लड़का है रवि, अगर वो इसको ड्राइव करता है, इस पाथ के अराउंड चलता है, तो उसको लगते हैं 12 मिनट एक पूरा कंप्लीट सर्कल कवर करने में। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। कह रहा है अब एक काम करते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि वो दोनों ही ड्राइव करना एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं। ठीक, कह रहा है एट द सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से दोनों जने स्टार्ट करते हैं, सोनिया भी और रवि भी। ठीक, दोनों ने एक सेम टाइम पर सेम स्पॉट से स्टार्ट किया था। ठीक, अब कह रहा है अगर ये दोनों सेम स्पॉट से एक ही जगह से दोनों जने स्टार्ट करते हैं, ठीक, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कह रहे हैं कि कितने देर बाद ये दोनों जने जो हैं वो वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक, तो भाई एक को लगते हैं 12 मिनट, एक को लगते हैं 18 मिनट।
अब अगर दोनों को मिलना है तो यानी दोनों को एक जगह पे मिलना होगा, यानी एक ऐसा पॉइंट जब भागते भागते दोनों एक जगह पर मिलेंगे, वो कितनी देर बाद वो टाइम आएगा दोनों के हिसाब से। ठीक, तो कैसे होगा, यानी हमें दोनों का एक कॉमन टाइम निकालना है, दोनों का एक कॉमन टाइम, कॉमन पॉइंट जहाँ पर आके निकलेगा। ठीक, यानी और कॉमन निकालना है तो सबसे पहले कम से कम निकालना है, तो यानी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम निकालते हैं। ठीक, शून्य को कितना टाइम होता है, इसको कैसे लिखेंगे, टाइम टेकन बाय शून्य इज इक्वल टू 18 मिनट्स, टाइम टेकन बाय रवि इज इक्वल टू 12 मिनट्स। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, एलसीएम निकालते हैं 18 एंड 12 का। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 9 जाएगा नहीं, 2 3 जा 6, 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर से 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो 36 हो जाएगा एलसीएम, यानी सो they meet after 36 मिनट्स, यानी 36 मिनट्स के बाद वो दोनों एक जगह पर आके मिलेंगे। तो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.2, लास्ट क्वेश्चन। ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज। ठीक, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे अगली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.3, इसको आप कॉपी कर सकते हैं।